नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम वर्ष 2020 के जीएस 4 का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको जानकारी देना चाहूँगा, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप्स चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर इस संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई कीवर्ड छुपा होता है। आपको दोस्तों वही कीवर्ड ढूंढना है, उस कीवर्ड में जो लिखा है उस अकॉर्डिंग आपको अपना उत्तर तैयार करना है। अब जब आप उत्तर अपना तैयार करेंगे तो इसको हम लोग 3 भाग में विभाजित करेंगे। दोस्तों जो पहला ये पार्ट है इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं या फिर परिचय कहते हैं। अगर मैं बात करूं, आप मान लीजिए 100 शब्दों का अपना आंसर बना रहे हैं तो उसका 1/10 भाग यानी कि 10 शब्दों में आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिख के शुरू कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जीएसटी के बारे में तो आप यहाँ पर जीएसटी से संबंधित उसकी परिभाषा लिख सकते हैं, उसका बैकग्राउंड लिख सकते हैं, या और कोई अगर डेटा दिया हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है, परिभाषा लिखकर शुरू करें, तथ्य लिखें, डेटा लिखें। फिर जो बीच वाला दोस्तों ये है, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट मैटर या फिर जो क्वेश्चन में मांगा गया है, जो उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। अब इसमें लिखे गए कंटेंट को मजबूत बनाने के लिए आप तथ्यों का प्रयोग कर सकते हैं, किसी रिपोर्ट का यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं, माननीय न्यायालयों के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। उसके अलावा अगर क्वेश्चन स्कोप देता है तो मैप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फिर जो आखिरी दोस्तों भाग है इसको निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन कहते हैं। हम अपने उत्तर में निष्कर्ष लिखते समय आप प्रयास करें कि आप बैलेंस्ड अप्रोच बनाए रखें, ना तो किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा पक्ष में लिखें, ना उसके बहुत विपक्ष में लिखें। इसमें आपको दोनों का बैलेंस बना के चलना है। आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो आशावादी होना चाहिए, यानी कि अगर अभी कोई समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं तो अगर XYZ करके कुछ मेजर्स ले लिए जाएं तो आने वाले समय में ये समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यानी आप आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, इसी चीज़ को आपको दर्शाना होगा अपने उत्तर में। फिर कंक्लूजन को आप सकारात्मक रखें, साथ में अगर संभव हो तो इसके संबंध में कोई समाधान देने का प्रयास करें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताया गया है क्या रोल प्ले करती है एक फैमिली, एक सोसाइटी और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी व्यक्ति में वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के रिस्पेक्ट में, यानी मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों की भूमिका जो है उसका आपको विवेचना यहाँ करनी है। तो अगर हम शुरुआत की बात करें तो क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन वैल्यूज़ के इर्द गिर्द घूमता है तो आप शुरुआत यहाँ पे वैल्यूज़ को डिफाइन करके या उनको परिभाषित करते हुए कर सकते हैं। फिर आप बताइए ये वैल्यूज़ किस प्रकार से रोल निभाती हैं एक व्यक्ति के जीवन में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एसेंशियल होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि किसी भी परिस्थिति में उसको अपने मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। और दोस्तों ये जो आपके मूल्य हैं यही आपको रोज़मर्रा के डिसीजंस लेने में मदद करते हैं, आपके रूटीन को फॉलो करने में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने देखा किसी व्यक्ति को चोट पहुंची हुई है, वह आपके सामने मदद के लिए पुकार रहा है, तो अगर आपके अंदर ये मूल्य है, ये वैल्यूज़ हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, तो भले ही आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ जाने में लेट हो जाएं, लेकिन आप अपने मूल्यों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता होगी इस व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाना, जो भी इसको मेडिकल बेनिफिट्स आप दिलवा सकते हैं वो दिलवाना। एक बार वो सुरक्षित तौर पे अस्पताल पहुंच जाए या मेडिकल फैसिलिटी में पहुंच जाए, फिर आप आगे का अपना काम करेंगे, फिर आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे जाएंगे। तो भले ही आप यहाँ पे जाने में लेट हो जाएं, भले ही कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन अगर आपके मूल्य कहते हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उनको मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो आप कभी नहीं करेंगे। किसी भी हालत में आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दोस्तों जैसे मैंने बताया ये आपको दैनिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। रोज़मर्रा
के जीवन में लोग अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। जैसे कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको झूठ बोलना है या सच बोलना है, पर अगर आपके मूल्य कहते हैं कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए तो आप सच की तरफ ही जाएंगे। कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपके एल्डर्स, आपके घर के बुजुर्ग आपके सामने होंगे। अगर आपके मूल्य कहते हैं कि उनकी इज्जत करना चाहिए, उनके पाँव छूने चाहिए, उनको सादर नमन करना चाहिए, तो आप अपने मूल्यों के अनुसार वही करेंगे। तो जाने अनजाने में जो रोज़ के डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय आप अपने दैनिक जीवन में लेते हैं, उनको बहुत हद तक हमारे मूल्य इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। और दोस्तों, कोई भी मूल्य के साथ पैदा नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर पहले से कोई वैल्यू हो। वैल्यू जो है वो इनकलकेट की जाती हैं। और इनकलकेट करता कौन है? मेनली 3 लोग इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो जहाँ पे आप रहते हैं, जैसा आपका परिवेश है, जो फैमिली है आपकी। दूसरा, जहाँ पे आप पढ़ाई करने जाते हैं, जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि आपके शिक्षण संस्थान। और तीसरा है वो समाज जिसमें आप रोज़ उठते बैठते हैं, जिससे आपका रोज़ इंटरेक्शन होता है। वो सब मिलके आपके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं। और यही दोस्तों क्वेश्चन है कि ये तीनों कैसे वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं। यानी ये जो मैंने शुरुआत में आपको इतनी देर समझाया, ये हमने भूमिका बनाई है अपने आंसर के लिए। फिर आप आगे लिख सकते हैं कैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी व्यक्ति में वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए। पहले हम लोग फैमिली पे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा अपने परिवार में देखता है कि उनके पिता उनकी माता से अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अपने डिसीजंस में शामिल करते हैं, हर जगह उनको आगे बढ़ाते हैं, तो बच्चे के मन में भी वही चीज़ें आ जाती हैं, वही वैल्यूज़ इनकलकेट हो जाती हैं। वो जेंडर के प्रति सेंसिटिव हो जाता है, वो अपने आप महिलाओं की इज्जत करना सीख जाता है, उनको हर चीज़ में बराबर देखना सीख जाता है, उनको जहाँ भी संभव हो मौके देना, उनको अवसर देना सीख जाता है। तो ये जो अपने घर में ये इंस्टेंस देखता है, उसी को देख के ये सीखता है। अगर मान लीजिए दोस्तों किसी घर में ऐसा होता है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है लड़कियों के संदर्भ में, तो मान लीजिए अगर लड़का है तो उसके अंदर भी ऐसी ही वैल्यूज़ इनकलकेट हो जाएंगी। संभावना ये है कि वो आने वाले समय में भी महिलाओं को अपने से नीचे समझना शुरू कर देगा, क्योंकि शुरुआत से ही उसके घर में उसको प्राथमिकता दी गई है, उसको बहनों को नहीं। उसके अलावा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा देखता है कि उसके पिता उसके दादा दादी से अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रोज़ उनके पाँव छूते हैं, तो वही वैल्यूज़ इस बच्चे में भी आ जाएंगी। वो भी अपने आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाएगा। अगर एक घर में अगर कोई बच्चा देखता है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सबकी राय ली जाती है, ऐसे डेमोक्रेटिक आइडियल्स अगर घर में चलते हैं, तो उसमें भी वही क्वालिटीज़, वही वैल्यू इम्बाइब हो जाएंगी और वो आगे जाके कोई भी बड़ा निर्णय होगा उसको डेमोक्रेटिकली सॉल्व करने का प्रयास करेगा, सबसे राय लेगा, सबकी भागीदारी लेगा। वहीं पे अगर कोई बच्चा देखता है उसके घर में करुणा भाव होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा देखता है कि उसके पिता जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनके लिए पानी रखते हैं, जब भी कोई जानवर उनके दरवाजे पे आता है वो उसको खाना देते हैं, तो इस बच्चे में करुणा वाला भाव भी डेवलप हो जाएगा कि भाई जब मेरे पिता जानवरों के लिए इतना करते हैं, तो अगर कोई इंसान मेरे पास मदद मांगने आएगा तो मैं उसकी भी आगे बढ़ के मदद करूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े, लेकिन किसी को खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। तो ये जो करुणा वाला भाव है, ये दया वाला भाव है, ये भी अपने पिता को या फिर अपने परिवार को देख के ही एक बच्चा ऑब्टेन करता है। इस प्रकार के मूल्य और उसके जीवन में बहुत आगे काम आते हैं। अब दोस्तों, सोसाइटी भी अपना रोल प्ले करती है मूल्य के सृजन में। अब जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बिजनेस फैमिली में देखेंगे तो वहाँ पे रुपये की बहुत अहमियत होती है, उसको मैनेज करना सिखाया जाता है, कैसे आपको रुपये को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। अगर आपका ऐसे समाज में उठना बैठना है, अगर आपसे उनका रोज़ इंटरेक्शन होता है, तो आप भी पैसे की कीमत को, उसके महत्व को समझ पाएंगे, कैसे उसका बेहतर प्रबंधन करना है, कैसे उसको बचाना है, कैसे उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है और उसके साथ अपने फैमिली की कैसे ज़रूरतें पूरी करनी है। इन सबको आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो यहाँ से भी आपको कुछ मूल्य मिलते हैं। उसके अलावा जब आप देखते हैं कि आपके आसपास गरीब लोग हैं और वो खाने तक को तरस जाते हैं, अगर उनको कभी खाना मिलता है तो उसमें से वो ज़रा सा भी वेस्ट नहीं करते हैं, तो इसके साथ आपके अंदर ऐसे मूल्य डेवलप होते हैं कि आप भी खाने का सम्मान करने लगते हैं, आप उसका अपमान नहीं करते हैं, उसको वेस्ट नहीं होने देते हैं, आपको जितना खाना हो आप अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेते हैं। तो ये जो मूल्य है यानी संसाधनों के बेहतर प्रबंधन का, ये आपको सोसाइटी से आता है। इसके लिए हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे। फिर सोसाइटी में अगर आप देखते हैं किस प्रकार से फ्रैटर्निटी है या फिर भाईचारा है, तो वही चीज़ आप खुद भी डेवलप करते हैं, वही मूल्य आपके अंदर आते हैं। अगर सोसाइटी में आपका ये अनुभव रहता है कि किसी भी व्यक्ति से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता,
कोई भी अमीर और गरीब का भेद नहीं किया जाता, हर व्यक्ति को बराबर का ओहदा दिया जाता है, बराबर की दृष्टि से देखा जाता है। तो वही मूल्य दोस्तों आपके अंदर भी इनकलकेट होंगे। आप भी अपने जीवन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, अमीर गरीब नहीं करेंगे। वहीं पे दोस्तों अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे डिसिप्लिन का महत्व सिखाया जाता है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हैं, मान लीजिए स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी आप जाते हैं, वहाँ पे अगर डिसिप्लिन मेंटेन करने को आपको कहा जाता है तो धीरे धीरे करके वो आपके जीवन का एक भाग बन जाता है, जीवन का अंश बन जाता है और ये मूल्य अपने आप आपके अंदर कल्टीवेट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हमको सिखाया जाता है कैसे चीज़ों को लॉजिकली देखें। अगर आप चीज़ों को लॉजिकली देखना शुरू कर देते हैं तो समाज में चल रही कुरीतियाँ या जो कुप्रथाएं हैं, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, आप उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। तो ये जो वैल्यू डेवलप करता है ये भी एक शिक्षण संस्थान करता है। अगर मान लेते हैं आपकी जो सोसाइटी है वो डिस्क्रिमिनेशन सिखाती है या फिर वो कास्ट के ऊपर भेदभाव करना सिखाती है, तो दोस्तों आपका जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे वो जो भेदभाव आपने ऊपर सीखा है उसको हटा दिया जाएगा, वो उसको नेग्लेक्ट करने में मदद करता है। एक क्लास में भले ही किसी भी कास्ट का, किसी ही जाति का बच्चा हो, एक साथ बैठ के पढ़ता है, भले ही अमीर हो या गरीब हो, साथ बैठ के पढ़ता है। तो ये जो आपके अंदर वैल्यू, इनफैक्ट नेगेटिव वैल्यू डाली गई है सोसाइटी द्वारा, इसको न्यूट्रलाइज करने में आपका शिक्षण संस्थान आपकी मदद करता है। उसके अलावा टीम वर्क सिखाता है, आपको सोशल हार्मनी सिखाता है, एक साथ मिलकर कैसे कोई काम किया जाता है ये सिखाता है। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर हमने कैसे बनाया है। पहले हम मूल्य के बारे में बताते हैं। हर व्यक्ति के लिए ये अत्यंत आवश्यक होते हैं, इस पर वह समझौता कभी नहीं करता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कहीं लेट हो भी रहे होंगे जाने के लिए, लेकिन आपकी प्राथमिकता ये हो जाएगी जिस व्यक्ति को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है उसको अस्पताल लेके जाएं। तो आप किसी भी हालत में इस पर समझौता नहीं करेंगे। अपने दैनिक निर्णयों में ये आपको बहुत मदद करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मूल्य होते हैं निष्पक्षता, ईमानदारी, अखंडता और इम्पार्शियलिटी, तो वो उसको अपने रोज़मर्रा के डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। भाई अगर आप ऑनेस्टी या फिर ईमानदारी पे टिके रहते हैं तो आपके सामने कोई बेईमानी हो भी रही होगी तो आप उसमें कभी भागीदार नहीं बनेंगे। फिर ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे चॉइस और डिसीजंस को गाइड करते हैं, यानी आप क्या विकल्प चुनते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, इसका मार्गदर्शन इन्हीं के थ्रू किया जाता है। हालांकि मूल्य कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ कोई व्यक्ति पैदा होता हो, लेकिन परिवार से, समाज से और शैक्षिक या फिर शिक्षण संस्थानों से ये हमारे अंदर कल्टिवेट किए जाते हैं। अब हम एक एक करके सबका रोल देखेंगे। जैसे मैंने बताया फैमिली का क्या रोल होता है, तो दोस्तों जेंडर सेंसिटिविटी का हमने एग्जाम्पल दिया। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने पिता को, अपनी माता को ट्रीट करते हुए देखता है वही वो इम्बाइब करता है। अगर वहाँ पे उसकी माता को सभी डिसीजंस में पूछा जाता है तो अपने आप वो बच्चा आगे चल के ऐसा बनेगा कि वो महिलाओं का सम्मान करेगा, हर एक डिसीजन में उनका ओपिनियन लेना ज़रूरी समझेगा। वहीं पे अगर किसी घर में एल्डर्स की रिस्पेक्ट की जाती है, बड़ों का सम्मान किया जाता है, तो अपने आप जो बच्चा है वो बड़ों का सम्मान करता रहेगा जीवन भर। लोकतांत्रिक अगर किसी घर का माहौल है, कोई भी डिसीजन के लिए लोगों से पूछा जाता है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करी जाती है, तो अपने आप वो मूल्य एक बच्चे में आ जाते हैं और वो आगे भी बड़े बड़े फैसलों के लिए कोशिश करेगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, लोगों का ओपिनियन लेना। उसके अलावा करुणा, गैर भेदभावपूर्ण रवैया, अंधविश्वास या फिर विज्ञान या तर्क संगी सोच। भाई जो आपके घर में चलता है, अगर अंधविश्वास चलता है तो बच्चे में अंधविश्वास ही कल्टीवेट होगा। अगर बच्चे के घर में लॉजिकल थिंकिंग को या फिर तार्किक सोच को फोकस किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है तो वो चलेगा। अगर किसी के घर में इमेजिनेटिव थिंकिंग को ध्यान दिया जाता है तो वो चलेगी यहाँ पे। फिर दोस्तों सोसाइटी से भी हम लोग कई सारी वैल्यूज़ इनहेरिट करते हैं। जैसे कि अगर कोई बिजनेस फैमिली हमारे आसपास रहती है और उसको ये आता है कि किस प्रकार से बेहतर तरीके से मनी मैनेज किया जाता है या फिर धन का किस प्रकार से बेहतर प्रबंधन किया जाता है, तो वो हमको भी सिखाएगा कि किस तरीके से धन को महत्व देना चाहिए और कैसे उसका प्रबंधन करना चाहिए। अब अगर गरीब आदमी की बात करें तो वो समझता है खाने का क्या महत्व होता है। जब उसको 2 समय का भोजन के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ता है तो वो समझता है उसका क्या महत्व है। तो उससे हमको ये कल्टीवेट हो सकती है कि भोजन का हम महत्व समझने लगें, उसका आदर करने लगें। उसके अलावा कुछ और वैल्यूज़ भी पकड़ सकते हैं हम सोसाइटी से, जैसे कि फ्रैटर्निटी या फिर भाईचारा, बंधुत्व, गैर भेदभावपूर्ण रवैया, एक्सेप्टेंस, अलग अलग जो ओपिनियन लोगों के होते हैं उनको एक्सेप्ट करना, ये मानना कि हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करने भी चाहिए। जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस। फिर एक बच्चा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से क्या क्या वैल्यूज़ लेता है दोस्तों, जैसे कि अगर किसी सोसाइटी ने उसको सिखाया हो कास्ट प्रेजुडिस के बारे में, उसको ये बताया हो कि भाई जाति के आधार पर डिफ्रेंसिएशन करने चाहिए,
तो शिक्षा जो है वो हमारे अंदर से यह मूल हटाने में और एक अच्छा मूल्य कल्टीवेट करने में मदद करती है। वो सिखाती है भाई सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम टीम वर्क के महत्व को समझते हैं, एक साथ काम करने को समझते हैं, सहिष्णुता को बढ़ाता है ये, क्योंकि दोस्तों अगर आप टीम में काम करेंगे, 6-7 लोग हैं, सबके अपने अपने आइडियाज़ होंगे, सबके आइडियाज़ को एक साथ रख के एक बेहतर ओवरऑल आइडिया निकालना, ये आपका काम होगा लीडर के तौर पे। तो वो आपको टॉलरेंस सिखाता है कि भाई अगर अलग अलग आइडियाज़ आएँ तो ऐसा नहीं कि आप उन सबको नेग्लेक्ट कर दें और सिर्फ अपने ही आइडिया को आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार से दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हमारी बहुत मदद करते हैं मूल्यों को हमारे अंदर कल्टीवेट करने में। फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। पूछा गया है क्या रोल है आरटीआई का ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए गवर्नेंस में, या फिर शासन की पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की भूमिका की विवेचना आपको करनी है। तो जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं इंट्रोडक्शन में हम लोग, क्योंकि सारा क्वेश्चन आरटीआई के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आरटीआई के बारे में ओवरव्यू दे देंगे, ब्रीफ बता देंगे, साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर हम बता सकते हैं किस प्रकार से पारदर्शिता को बेहतर करने में ये मदद कर सकती है, प्रशासन की जवाबदेही बढ़ा सकती है, और अगर हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो जहाँ पे ये उपयोगी साबित होते हुए दिखी है, कुछ ऐसी केस स्टडीज़ हो या कुछ सफलता की कहानियाँ हो, तो वो आप ज़रूर यहाँ मेंशन करें। उससे आपका उत्तर बाकियों से अलग बनेगा और बेहतर बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये लिखते हुए शुरू कर सकते हैं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये बेसिकली गुड गवर्नेंस के सिद्धांत को या फिर सुशासन के सिद्धांत को और सशक्त बनाने में मदद करता है। ये कुछ एक चीज़ों को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, जैसे कि जन भागीदारी को बढ़ाता है, उसके अलावा पारदर्शिता को बढ़ाता है, सरकार की जवाबदेही को बढ़ाता है, और साथ ही वैधता को भी बढ़ाता है किसी भी कार्रवाई की। अगर भाई सरकार ने कोई कार्रवाई की है, सरकार ने कोई कृत्य किए हैं, तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम जो नागरिक हैं उनको ये अधिकार है कि सरकार की इस कार्रवाई के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और अगर हमको कहीं लगा कि सरकार ने कुछ गलत किया है तो हम इसी सरकार पे सवाल भी उठा सकते हैं, और सरकार ओब्लाइज्ड है वो आपके सवाल का जवाब देगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाती है, जवाबदेही बढ़ाती है, और जो उसने कार्य किए हैं उसकी वैधता को भी ये सुनिश्चित करती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर अपना शुरू कर सकते हैं। साथ में आप कुछ ऐसे अधिनियम या फिर कुछ ऐसे संशोधन की बात कर सकते हैं जो अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हो। जैसे दोस्तों आप 73 और 74वें संविधान संशोधन के बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन भी सुशासन को बढ़ाने के लिए या फिर जवाबदेही को बढ़ाने के लिए लागू किया, पारित किया गया एक अधिनियम है। और फिर हम इसी आरटीआई के बारे में आगे देखेंगे क्या क्या इसके प्रोविजंस होते हैं या फिर क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमने किस प्रकार से इसका उत्तर लिखा है। हमने लिखा है कि सुशासन के सिद्धांतों में भागीदारी, पारदर्शिता, वैधता और जवाबदेही शामिल है। अब इन सब को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग प्रकार के सरकार द्वारा स्टेप्स लिए जाते रहे हैं। जैसे वर्ष 2005 में सरकार ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू किया या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। उसके अलावा 74 और 73 संवैधानिक संशोधन के जरिए भी सरकार सुशासन की तरफ अपना झुकाव दिखाती है। अब जो ये आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है या सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये दो चीज़ें इंश्योर करता है। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो विजिबल है, वो ओपन है, वो ट्रांसपेरेंट है, यानी पारदर्शी है। वहीं पर दूसरी तरफ वो ये सुनिश्चित करता है कि ये जो प्रणाली है जवाबदेह है। अगर कोई गलत काम किया है तो आपका पूरा अधिकार है आप उससे सवाल पूछें। और ये दोनों घटक जो हैं ये गुड गवर्नेंस को अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब दोस्तों किस प्रकार से आरटीआई एक्ट ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करता है या फिर पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो शासन से जुड़ी समस्याओं में इसने कहीं से नागरिकों की आवाज़ का कार्य किया है। अगर कोई समस्या किसी प्रकार की है तो अब सूचना के अधिकार अधिनियम से जो नागरिक है वो सशक्त बन सकता है, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। अब ये जो शासन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं ये पब्लिक डोमेन में आ सकती हैं, हर आदमी उनको देख के इन पर सवाल उठा सकता है। तो अब कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है। अगर आपने कुछ घोटाला किया है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कर्मचारियों की दक्षता में कमी की वजह से हैं, तो अब वो जनता के समक्ष आ सकती हैं और जनता उस पर सवाल उठा सकती है, यानी पारदर्शिता बढ़ी है। इसने यह भी सुनिश्चित किया है कि आम नागरिक सरकार की नीतियों पे और अहम निर्णयों पे प्रभाव डाल सके। अब आरटीआई के तहत हमको एक शक्ति मिली है कि हम किसी भी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं,
उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सरकार को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसके एक्शंस क्या हैं, उसके निर्णय क्या हैं, इन सब पे मूल्यांकन कर सकते हैं, इनका आकलन कर सकते हैं, और फिर भी हमें कुछ गलत लगा तो तुरंत हम सवाल उठा सकते हैं। तो यानी कि नागरिक को सशक्त किया है इसने। और क्योंकि ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं तो ये तो स्वाभाविक बात है कि ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता को इसने बढ़ाया है। फिर करप्शन को रोकने के लिए ये एक बहुत प्रभावी टूल है, एक प्रभावी उपकरण है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि सरकार से संबंधित सारी जानकारी अगर वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट ना करे तो ऐसी सारी जानकारी एक सिटीजन निकलवा सकता है। अब भाई आपके पास सारी जानकारी आ गई, यानी पूरा चिट्ठा आपके पास आ गया कि कर्मचारियों ने या फिर अफसरों ने क्या किया है। अगर उन्होंने कोई करप्शन किया हो तो इसमें वो निकल के सामने आ जाएगा, और इसके आधार पे आप कोर्ट में या फिर कहीं और या पब्लिक फोरम में ये सवाल उठा सकते हैं कि ये खर्चे क्यों किए गए हैं, ये करप्शन को दर्शाने वाले जो निर्णय हैं ये क्यों लिए गए हैं। इस प्रकार के सवाल उठाने का जो आपको साहस देता है, जो आपको सशक्त बनाता है, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो अब सरकारी कार्य जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, उनमें ओपननेस आ गई है, जवाबदेही हो गई है सरकार की, और पारदर्शिता भी इसमें आ गई है। उसके अलावा दोस्तों इसने एक शक्ति प्रदान की है नागरिकों को कि वह सीधे डायरेक्टली रिस्पॉन्स मांग सकते हैं अथॉरिटीज़ से, उनकी किसी भी चीज़ की या किसी भी निर्णय के ऊपर, या फिर यहाँ तक कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। वो पूछ सकते हैं भाई आप अगर इतना इतना सैलरी ले रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप कार्य क्यों नहीं कर रहे? आपकी जो वर्कशीट है जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि आपने ये कार्य किए, वो खाली क्यों है? तो इस प्रकार आप डायरेक्टली रिस्पॉन्स ले सकते हैं, अथॉरिटीज़ से सवाल उठा सकते हैं। ये जो अधिनियम है इसने सत्ता को विकेंद्रीकृत कर दिया है और सूचना का लोकतांत्रिकरण बढ़ा दिया है। अब सत्ता जो है वो छोटे एक समूह तक सीमित नहीं है, अब इसमें नागरिक भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अब लोग वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना निकाल सकते हैं जिनका उनके जीवन और कल्याण पर प्रभाव पड़ता हो। फिर दोस्तों ये हमने वही लिखा है कि आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं किसी भी अथॉरिटी से। यहाँ पे कुछ डेटाज का जिक्र किया गया है, जैसे कि लिखा है हर साल कम से कम 8 से 10 गुना आरटीआई एप्लीकेशन बढ़ती चली जा रही हैं। 2009 की एक रिसर्च थी, उसमें ये बताया गया था कि करीब 2 मिलियन आरटीआई रिक्वेस्ट यानी कि 20 लाख आरटीआई रिक्वेस्ट शुरुआत में 3 साल के अंदर आ गई थी जब से एक्ट पास हुआ था। तो यानी इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी और इतनी लोकप्रिय, इतना पॉपुलर ये मूव हो गया था। और हमने ये देखा है ये, और साथ में इस डेटा से भी पता चलता है कि जानने या सोचने के अधिकार का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। उसके अलावा कम ही ऐसी आरटीआई एप्लीकेशन होती है जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता हो। इसीलिए इसने कर्मचारी की दक्षता को बढ़ाया है, उसको अकाउंटेबल बनाया है और अपने कर्तव्यों के प्रति उसको और ज़्यादा समर्पित बनाया है। अब दोस्तों हम इसकी कुछ सफलता की कहानियाँ या फिर सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं। एक स्कैंडल हुआ था करीब 6000 करोड़ का क्रॉफोर्ड मार्केट रीडेवलपमेंट इश्यूज का मुंबई में, जिसको डिस्कवर किया गया था 2007 वर्ष में। उसके बाद आरटीआई से जो भी सूचना आई थी उसने वहाँ के नागरिकों को प्रोत्साहित किया कि वो जो भी निर्वाचित अधिकारी हैं उनसे सवाल पूछ सकें, उनको कन्फ्रंट कर सकें। उसके अलावा देखा यह गया है कि आरटीआई की मदद लेके लोग रोजगार हासिल कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स हासिल कर रहे हैं, पेंशन्स दिलवाने में इसने मदद की है। और ऐसी चीज़ें देखी गई हैं स्पेशली मोछा में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा यहाँ पे लोग सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो लगातार काम पे जाएं, वो बीच में एब्सेंट ना हो या फिर सैलरी उठाते रहें और वो यहाँ पे आए ही ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आरटीआई जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कार्य कर रही है। मधुबनी एरिया जो कि बिहार में, उसके गाँव वालों ने, ग्रामीण लोगों ने आरटीआई का इस्तेमाल किया था, जिससे एक सोलर फ्रॉड सामने आया था और इसके बाद करीब 200 करप्ट ऑफिशियल्स को पकड़ा गया था, उनके ऊपर आरोप लगे थे। तो दोस्तों इनमें से कुछ सक्सेस स्टोरीज आप अपने आंसर में भी ऐड कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे बताया गया है बेसिकली एक स्टेटमेंट में कि द रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूटिंग द ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर करप्शन। आपको एग्जामिन करना है, यानी जो बेईमान अधिकारी हैं उनके अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति चाहिए होती है। तो ये जो भाई आवश्यकता है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लिए एक ढाल का काम करती है। क्योंकि मान लीजिए अगर ये अधिकारी है, इसके ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं, तो अगर इसको पकड़ना है या फिर इसको प्रोसिक्यूट करना है तो पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ओके करेगी, फिर ही आप कुछ कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये जो आपने लाइन देखी है, ये एक ढाल की तरह काम करती है इस करप्ट ऑफिशियल को बचाने के लिए। इस बात को आपको एनालाइज करना है। दोस्तों इसकी शुरुआत आप ये बताते हुए कर सकते हैं कि ऐसा हर केस में ट्रू होता है या नहीं।
या फिर साथ में आप बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट में लिखा है कि भाई एक ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करने के लिए पहले सरकार की यहाँ पे ओके या फिर परमिशन की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही कर सकते हैं। फिर आप इससे संभावित परिणामों को लिख सकते हैं कि भाई ऐसा करने से ये जो डिसऑनेस्ट ऑफिशियल है वो कई बार बच निकलता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑथोराइज ही नहीं करेगी तो आप उसको प्रोसिक्यूट ही नहीं कर सकते। तो भले ही वो बेईमानी करी हो, उसने भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो वो, लेकिन फिर भी वो बच के साइड से निकल सकता है। तो ये तो हमको दिख रहा है, हाँ भाई एक ढाल की तरह काम कर रही है अभी तक। और दोस्तों एक और चीज़ आप समझिए, अगर ऐसी स्थिति में कोई सरकार ही करप्ट है, कोई गवर्नमेंट करप्ट है, तो हमेशा कोई भी डिसऑनेस्ट ऑफिशियल जो है या फिर जो ऐसा व्यक्ति है जिसने भ्रष्टाचार किया है, जो बेईमान है, वो तो ऐसे में राज करेगा। और जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको ये चीज़ मार्जिनलाइज कर देगी, उनको ये साइडलाइन कर देगी, क्योंकि सरकार कभी चाहेगी नहीं कि उसके करप्शन कभी एक्सपोज हों। तो ये जो ऑफिशियल है डिसऑनेस्ट, ये अल्टीमेटली सरकार के ही तो अंडर रह के बेईमानी कर रहा होगा, कहीं ना कहीं सरकार को मालूम होगा, लेकिन सरकार चाहेगी मेरा करप्शन भी कभी सामने ना आए। तो इसलिए इस ऑफिसर को जब भी प्रोसिक्यूट करने की बारी आएगी, सरकार बीच में आ जाएगी और मना कर देगी कि नहीं, इसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, वो कंसेंट ही नहीं देगी। और वहीं पे किसी ऑनेस्ट ऑफिशियल को ये परेशान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसी सरकार द्वारा। तो दोस्तों ये तो हमने इसका एक दृष्टिकोण समझा। अब इसका एक और दृष्टिकोण हो सकता है जो कि कुछ हद तक पॉजिटिव है। वो ये है कि ये इस तरीके से भी काम कर सकता है कि एक ऑनेस्ट ऑफिशियल को प्रोटेक्ट कर सकता है। दोस्तों अगर देखिए, आप एक सिस्टम में हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं करप्ट हैं, कुछ एक हैं जो कि ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार में नहीं मिलते। तो आमतौर पर ये जो बेईमान लोग हैं इनका टारगेट बन जाते हैं ये ऑनेस्ट लोग, और फिर अलग अलग तरीके से वो उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार अच्छी है, सरकार जो है वो भ्रष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये सरकार एक ऑनेस्ट ऑफिशियल को बचा सकती है, क्योंकि वो कंसेंट ही नहीं देगी उनको प्रोसिक्यूट करने का। तो इसका दूसरा साइड भी है। हर सिक्के के दोस्तों दो पहलू होते हैं। स्टेटमेंट के अनुसार पहला पहलू तो हमने समझा दिया, लेकिन फिर दूसरा पहलू समझना भी ज़रूरी है। एक ऑनेस्ट ऑफिशियल अपने लिए बहुत सारे दुश्मन बना लेता है। ये दुश्मन उसके ऊपर लगातार कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से आरोप लगाए जा सके, उसको अटैक किया जा सके। ऐसी परिस्थिति में सरकार आगे बढ़ के शील्ड की तरह काम कर सकती है। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर हमने किस प्रकार लिखा है। जैसे मैंने बताया, सरकार का अगर अप्रूवल चाहिए होता है किसी डिसऑनेस्ट ऑफिशियल को प्रोसिक्यूट करने के लिए, इसका मतलब है सरकार एक शील्ड की तरह काम कर रही है स्वयं। जो इससे होता क्या है, जो भी डिसऑनेस्ट ऑफिसर है या जो भी बेईमान ऑफिसर है वो चुपके से प्रोसिक्यूशन से निकल जाता है साइड में, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऑथराइज नहीं करेगी आपकी उसको पकड़ पाओ। और अगर सिस्टम पूरा करप्ट है तो भाई होगा ऐसा कि डिसऑनेस्ट ऑफिशियल तो वहाँ पे राज करेंगे और ईमानदार अधिकारी जो है वो हमेशा साइडलाइन होते रहेंगे। उनके बारे में कभी सोचा नहीं जाएगा, उनकी कभी सुनी नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों इस सिक्के के दो पहलू हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अगर कोई बेईमान अधिकारी है, वो किसी ईमानदार अधिकारी के ऊपर कोई आरोप लगाता है, तो प्रोसिक्यूट करने से पहले सरकार यहाँ पे खड़ी रहती है और वो कभी कंसेंट ही नहीं देगी, क्योंकि सरकार को पता है ये जो आदमी है इसने ईमानदारी से काम किया है, इसके सर्विस रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो इसके ऊपर गलत आरोप लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा पॉजिटिव रोल भी निभा सकती है। वही चीज़ फिर हमने आगे लिखी है कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो बहुत संभावना होती है कि उसको अक्यूज़ किया जाए, उस पर गलत आरोप लगाए जाएं। अब सरकारी मंजूरी की अगर आवश्यकता होती है तो ईमानदार अधिकारियों को उनकी सत्यनिष्ठा बनाए रखने में मदद मिलती है। उन पर गलत आरोप जब लगते हैं तो उनको सुरक्षा मिलती है। तो इसलिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जो ईमानदार अधिकारियों को तो पुरस्कृत करे, उनको रक्षा प्रदान करे, लेकिन बेईमान अधिकारियों पर मुकदमा चलाए। फिर चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में आपको दो बातें बतानी है। एक तो इम्पार्शियलिटी क्या होती है और एक कमिटमेंट क्या होता है, यानी निष्पक्षता क्या है और प्रतिबद्धता क्या है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के दो अलग अलग भाग हैं, तो आप दोनों भागों को परिभाषित करके शुरू कर सकते हैं। पहले बताइए निष्पक्षता होती क्या है, फिर बताइए किस तरीके से सिविल सेवाओं में उसकी इम्पोर्टेंस है और कैसे वह एक सिविल सेवक को अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों आप देखते हैं हम लोग इम्पार्शियलिटी क्या होती है या निष्पक्षता क्या होती है। जैसे कि निष्पक्षता आप समझ पा रहे हैं, किसी के ऊपर भी कोई स्पेशल बायस अगर आप ना करें, किसी के प्रति आप ज़्यादा झुकाव ना दिखाएं और मेरिट के बेसिस पर निर्णय लेंगे तो उसको आप निष्पक्षता करना कहेंगे।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्याय का यह एक नियम है जिसमें कहा गया है कि पूर्वाग्रह या अनुचित कारणों से एक व्यक्ति को दूसरे पर पक्षपात करने के बजाय उद्देश्य मानदंडों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं उसके आधार पर आप निर्णय लीजिए, अपने बायस के आधार पर नहीं। ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार वाले को आगे बढ़ा दें या फिर फेवरेटिज्म में आप कोई भाईचारे को निभाते हुए किसी अपने भाई को आगे बढ़ा दें या अपने जानकार को आगे बढ़ा दें। भाई अगर कोई मेरिट बेसिस पे उनसे बेहतर है, अगर कोई योग्य है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको वो पद हासिल करना चाहिए। और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष होने का अर्थ है कि स्थिति को मेरिट्स के आधार पर आकलन करना, स्थिति का उसको तौलना और उसी के आधार पर अपने निर्णय देना, ना कि किसी अपने पर्सनल बायस या फिर पर्सनल कमिटमेंट की वजह से कोई निर्णय देना और सभी सरकारों को समान रूप से समर्थन देना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट आप देखें, अगर आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्थान के प्रति फेवरेटिज्म दिखाएंगे, बायस दिखाएंगे, पक्षपात का बिहेवियर आप दिखाएंगे, तो वो हो सकता है उस व्यक्ति को या उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अनफेयर एडवांटेजेस दे जाए, कुछ अनुचित लाभ उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस व्यक्ति को मिल जाएं, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार हो सकता है। तो यानी अगर आप निष्पक्ष नहीं है तो कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस धारणाएं हैं तो उनको टैकल करने के लिए आप यहाँ पे टॉलरेंस के साथ काम कर पाएंगे। और ये जो आपको शक्ति देता है वो है आपकी निष्पक्षता, यानी आप किसी भी धार्मिक विचारधारा के प्रति झुके हुए नहीं है, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के प्रति झुके हुए नहीं है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आप संयम से काम लेंगे, आप अपने तर्क को इस्तेमाल करते हुए निर्णय लेंगे और किसी भी चीज़ का आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। उसके अलावा आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो संविधान में लिखित उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए ही एक पब्लिक वर्कर हमेशा कार्यरत रहता है। तो अगर आप उनकी पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको निष्पक्ष रहना बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं संविधान के साथ भी हम लोग धोखा कर रहे होंगे। उसके अलावा दोस्तों, सार्वजनिक संसाधनों पर जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रभाव होता है। अगर वे निष्पक्ष होते हैं तो सेवाओं का वितरण बेहतर तरीके से हो सकता है, प्रभावी तरीके से हो सकता है। और वहीं पे अगर वो पक्षपात करते हों तो जो सर्विसेज हैं वो पहले उन लोगों तक पहुंचेंगी जो उनके जानकार होंगे। इससे हो सकता है कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति पीछे छूट जाए। अब दोस्तों अगर हम लोग देखें कि इम्पार्शियलिटी का महत्व क्या होता है, निष्पक्षता का क्या महत्व होता है, तो ये एक सिविल सर्वेंट को इस काबिल बनाता है कि वो कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितनी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी अपने संवैधानिक सिद्धांतों को छोड़ता नहीं है, उनको हर एक परिस्थिति में संरक्षित करता है। क्योंकि वह निष्पक्ष है तो किसी से वो पक्षपात करेगा नहीं, वो एक पार्टी की तरफ झुकेगा नहीं। जो भी संविधान में लिखा है उसके अनुसार ही वह कार्य करेगा, यानी अपने संवैधानिक सिद्धांतों को वो हर हालत में संरक्षित रखेगा। निष्पक्षता जो है वो एक सिविल सेवक को नैतिक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है, भले ही यदि कोई नेता उस पर किसी का पक्ष लेने के लिए दबाव डाल रहा हो। कोई नेता, कोई लीडर आप पे दबाव डाल रहा है, लेकिन आप निष्पक्ष हैं तो आप उसकी बात सुने बिना, उसके दबाव में आए बिना काम वही करेंगे जो मेरिट बेस्ड होगा। जो आदमी योग्य होगा उसी को आगे बढ़ाएंगे। जब एक सिविल सर्वेंट को कोई ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय लेना होता है जो फेयर होता है, इम्पार्शियल होता है, तो वह जनता की भी रिस्पेक्ट अर्न करता है। जनता के प्रति जहां पर भी उसका निष्पक्ष भाव दिखता है वह अपने आप विश्वसनीयता हासिल करता है। उसके स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं वो भी उसके इस काम के लिए उसका सम्मान करते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक तो स्वाभाविक बात है, अगर किसी भी प्रकार का आपके ऊपर पक्षपात का दबाव नहीं है, ना धार्मिक, ना राजनीतिक, ना कोई सामाजिक दबाव है, ना आपने पहले से कोई पूर्व धारणाएं बना रखी हैं और आप निष्पक्ष हैं पूरी तरीके से, तो 100% आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। और भले ही कितनी गंभीर परिस्थितियां आ जाएं, चाहे दंगे फसाद हो जाएं, चाहे सांप्रदायिकता फैली हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे अगर आप निष्पक्षता के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। फिर दूसरा दोस्तों, हम लोग प्रतिबद्धता को समझते हैं। प्रतिबद्धता है बेसिकली आपके कर्तव्यों के प्रति आपका समर्पण और किसी भी कर्तव्य को पूरे उत्साह के साथ समाप्त करना। और ये जो है ये एक व्यक्ति की अवस्था या फिर गुण हो सकता है। भाई अगर मेरा गुण है कि मैं कमिटेड रहूं तो मैं कोई भी कार्य करूं मैं उसको पूरे कमिटमेंट के साथ ही करूंगा। इससे होगा क्या, इससे मैं अपने उद्देश्यों को अच्छे से और समय पर हासिल कर पाऊंगा। और ये जो सिद्धांत है ये मुझे इसमें भी हेल्प करता है कि मैं काम को आगे टालूंगा नहीं। मतलब मुझे अगर पूरा समर्पण है अपने काम के प्रति तो मैं ये चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये काम को मैं पूरा करूं और फिर दूसरा कोई काम आए मेरे
पास करने के लिए। तो इसीलिए जो कमिटमेंट है ये आपका डेडिकेशन, ये आपका समर्पण दिखाता है अपने कर्तव्यों के प्रति। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे एक व्यक्ति की ड्यूटी ये होती है कि वो जन कल्याण के प्रति सोचे, उसके प्रति सभी कार्य करे। या फिर जब भी आप किसी लीडर की भूमिका कहीं पर निभाते हैं तब भी आपका एक मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप अपनी टीम के लिए या अपने समूह के लिए अच्छे से अच्छा कर पाएं, उनके कल्याण के लिए कुछ कर पाएं। और ये सब करना तभी संभव है जब आप प्रतिबद्ध हैं अपने कर्तव्यों के प्रति। फिर चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे एक केस स्टडी आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं हम कि केस स्टडी में कहा क्या जा रहा है। केस स्टडी कह रही है कि एक कर्मचारी है, वह अपने कार्यालय में रिश्वत ले रहा था। उसके अधिकारी ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारी जानता था कि अगर मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा, तो उसके वृद्ध माता पिता बेघर हो जाएंगे, वे बेसहारा हो जाएंगे। तो इसीलिए वो निर्णय लेता है कि मैं इसको निकालता नहीं हूँ, मैं इसको अभी चेतावनी देकर छोड़ देता हूँ। तो आपको कल्पना करना है कि आप वही अधिकारी हैं जिसने अभी उसको चेतावनी देकर छोड़ा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऐसी परिस्थिति की, तो अधिकारी के तौर पे सबसे पहले ये बनता है कि आप चेक करें कि भाई आखिर उसने करप्शन किया क्यों, आखिर वो इसमें इन्वॉल्व क्यों हुआ। तो आप चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आप उसके पास्ट सर्विस रिकॉर्ड देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार का कार्य करते हुए समय हो गया होता है या उसको इसका आदत पड़ गई होती है, तो कहीं ना कहीं पुराने सर्विस रिकॉर्ड में उसके ज़रूर आ जाएगा कि वो पहले भी करप्शन के लिए सुनवाई फेस कर चुका है या फिर उस पर आरोप लग चुके हैं। फिर आप देख सकते हैं कि उसका कैसा रिलेशनशिप रहता है उसके कोवर्कर्स के साथ। आप चाहें तो उसके कोवर्कर से भी बात करके देख सकते हैं कि वह किस प्रकार की बातें करता है, क्या उसकी मानसिकता है एक्चुअली। इसके बाद भी अगर आपको कुछ पुख्ता नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं कि भाई आखिर आपने ऐसा करप्शन किया क्यों। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो बचपन से ही करप्ट हो, यानी जब से उसने ड्यूटी ज्वाइन की तब से वो करप्शन करता आ रहा हो, या लोगों को देख देख के करने लगा हो। तो ऐसे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है भाई कब से ऐसा हो रहा है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है। फिर अगर ऐसे में हमको पता पड़ता है कि वो लगातार इन्वॉल्व रहता है, उसके सर्विस रिकॉर्ड देख के या उसके आसपास कोवर्कर से बात करके हमको ऐसा महसूस होता है कि ये आदमी तो लगातार करप्शन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व रहता है, तो उससे आराम से बात करके काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये उसकी आदत बन चुकी है। तो ऐसे में उसको आपको स्ट्रिक्टली समझाना होगा। आपको बताना होगा कि भाई अगर इस प्रकार का वो करता रहा अपना आचरण, तो आप तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और आपको समझाना होगा अगर उसके खिलाफ एक्शन ले लिया तो किस प्रकार से उसके माता पिता बेघर हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि उसको 2 या 3 दिन का कुछ सस्पेंशन दे दें, जिससे ये होगा उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी हो गई लेकिन उसकी जॉब भी नहीं गई। ये आप चाहें तो एक इनफॉर्मल कर सकते हैं, जिसमें कुछ आप बताएं नहीं अभी किसी को, लेकिन उसको बोलें भाई अब तुम 2-3 दिन ऑफिस मत आओ, ये तुम्हारे लिए एक सबक होना चाहिए कि तुम आगे से करप्शन में इन्वॉल्व ना हो। तो ये तो पहली कंडीशन जब हमको मालूम है वो करप्ट है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों कि वो करप्ट नहीं है लेकिन वो सिस्टम का मारा हुआ व्यक्ति है। भाई वो एक चेन का हिस्सा है, जब चेन में नीचे से ऊपर तक करप्शन होगा तो उसको भी इसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा, और इसी दबाव में आके वो इसका हिस्सा बनता है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि वो खुद भी विक्टिमाइज्ड है। तो ऐसी स्थिति में उसको समझाने से वो शायद समझ सकता है। तो आप बताइए कि भाई अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपका करप्शन सामने आएगा। और अगर आपका करप्शन किसी ऐसे अफसर के सामने आ गया जो इसके प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखता हो, तो 2 मिनट में आपको बाहर निकाल देगा। उसके अलावा आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। उसके अलावा धीरे धीरे करके ही इसकी आदत भी बन जाती है। तो अगर आपको करप्शन की आदत बन गई तो और समस्या हो जाएगी। अल्टीमेटली फिर आप बताएंगे उसको कि वो अपने नैतिक सिद्धांतों के साथ गलत कर रहा है। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि भाई जो करप्शन है इसको करने के बाद आपकी अंतरात्मा आपसे जब जवाब मांगेगी तो क्या जवाब देंगे आप। फिर आप उसको उसके बूढ़े माता पिता के बारे में याद दिलाएंगे और बताएंगे अगर आप इसी प्रकार से करते रहे तो आप उनको कैसे ज़्यादा समय तक अच्छे से रख पाएंगे, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो आपके बाद वही अफेक्ट होंगे उससे। तो दोस्तों इस प्रकार से 2 सिनेरियो हमारे सामने आ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे उत्तर देखें तो सबसे पहले कोई भी कार्रवाई करने से पहले हम ये समझेंगे कि वो इसमें इन्वॉल्व क्यों था, आखिर उसने ब्राइब ली क्यों। ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम उसकी ऑफिशियल हिस्ट्री चेक करेंगे, उसके ड्यूटी रिकॉर्ड चेक करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे क्या वह जानबूझ के इस प्रकार से कर रहा है या पास्ट में वह ड्यूटी अपनी अच्छे से करता रहा है, पूरे समर्पण के साथ करता रहा है, सत्यनिष्ठ रहा है। फिर मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि वह अपने आसपास वालों से, अपने कोवर्कर से किस प्रकार का व्यवहार रखता है, अपने ऑफिस पर्सनल से किस प्रकार का व्यवहार रखता है। इससे मुझे मदद मिलेगी ये समझने में कि ऑफिस वर्कर उसके
प्रति क्या सोच रखते हैं, और फिर उनसे बात करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि आखिर वो ऐसी ही सोच रखता है व्यक्ति, या फिर इस बार वो किसी दबाव में ये कर रहा था। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसके कोवर्कर्स ने या उसके ऑफिस पर्सनल ने या उसके कुछ सीनियर्स ने कभी ना कभी उस पर कुछ दबाव बनाया हो, जिसकी वजह से वो इस प्रकार से कर रहा हो। तो ऐसे में वो तो विक्टिमाइज हो रहा है। हालांकि हमको कुछ सारे वेरिएबल्स देखने होंगे, जैसे कि उसकी किस प्रकार से बिहेवियर रहा है पहले, उसकी रिलेशनशिप क्या है अदर मेंबर्स के साथ, क्या वो बार बार करता है या पहली बार कर रहा है, कितने लंबे समय से वो इस प्रकार के बिहेवियर में संलग्न है। इन सब के आधार पर ही आप सोच पाएंगे कि क्या उसको वार्निंग देना ठीक है या कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर भाई ये सब चीज़ें ओके आती हैं, यानी कि यस आती हैं कि भाई हाँ बहुत समय से वो करप्शन कर रहा है, अपने मेंबर्स के साथ भी वो इसी प्रकार की बातें करता है, तो ऐसे में आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट कदम लेना ज़रूरी है। तो मैं उसको या तो अनऑफिशियल 2-3 दिन की छुट्टी पे बोल सकता हूँ कि वो जाए और अपनी इस चीज़ को समझ के आए कि उसने कितना गलत किया है, कितने लोगों का वो अधिकार मार रहा है करप्शन करके। और यदि ऐसा होता है कि उसको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है तो मैं उसको एक वार्निंग देके छोड़ दूंगा अभी तो, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा कि भाई लॉन्ग टर्म में अगर आप इसी तरीके की चीज़ें करते रहेंगे तो छोटा छोटा गलत मिलके एक बड़ा गलत की तरफ आपको ले जाएगा। और अगर आप कोई बड़ा गलत कर देंगे फ्यूचर में तो बहुत संभावना है कि आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, और अगर आप पकड़े गए तो हम बताएंगे कि आपके बूढ़े माँ बाप के साथ क्या होगा, वो बेघर हो जाएंगे। इसीलिए उनको इम्पोर्टेंस समझाने का हम प्रयास करेंगे कि भाई अगर आप करप्शन करते रहेंगे तो आने वाले समय में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस प्रकार से करते रहेंगे तो आपके अंतरात्मा को शांति कैसे मिलेगी। अगर आपको अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को कुछ जवाब देना है तो आपको ये करना छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में उसको वार्निंग देना ठीक है, लेकिन अगर वो पाया जाता है कि वो लगातार करता आ रहा है तो आप उसके कोई प्रोसिक्यूशन चला सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया इनफॉर्मल 2 दिन की 3 दिन की लीव पे भेज सकते हैं, जिसमें उसको आप समझा सकते हैं कि इस लीव को हम लोग सस्पेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई चला सकते हैं अगर इसी तरीके से आपका कार्य चलता रहता है तो। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रशासनिक कार्यों में संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसको लागू कर सकते हैं, इसकी आपको करनी है व्याख्या। तो जैसे हमारा टेम्पलेट है, जैसे हम लोग बनाते आए हैं, वैसे ही शुरुआत हम करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हुए। दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। ये एक एबिलिटी है, ये एक गुण है जिससे कि आप अपने इमोशंस को, आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, यानी रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उस पर बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो इमोशंस आप पे हावी नहीं होंगे, आप उसको बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही आप दूसरे लोगों के भी इमोशंस को समझ सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि वो आगे आने वाले समय में किस प्रकार से व्यवहार कर सकता है। ये मेनली हमारी मदद करता है हमारे खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने में, और ख़ास करके तब जब बहुत विकट परिस्थितियाँ हों। इसके दोस्तों कई सारे घटक हैं, कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि अगर आपको इमोशनली इंटेलिजेंस होना है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना है तो आप में सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, आप में आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपके इमोशंस किस तरीके से काम करते हैं। आपको सेल्फ रेगुलेशन की प्रतिभा आनी चाहिए। अगर आप अपने आप को रेगुलेट ही नहीं कर पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते, तो आप अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप अपने आप सेल्फ अवेयर होंगे, अपने आप सेल्फ रेगुलेट कर पाएंगे चीज़ों को, खुद को और खुद की भावनाओं को। ये आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करता है कि भाई किसी भी परिस्थिति में जब आदमी आराम से बिखर जाता है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप ऐसी परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाले रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। फिर ये आदमी में एक एम्पैथी जगाता है। एम्पैथी मतलब आप अपने आप को किसी व्यक्ति के स्थान पर रख के देखते हैं कि वो इस समय कैसा फील कर रहा होगा। अगर आप में ये कला आ जाती है तो आपका जन कल्याण के लिए जो भी कार्य होंगे उनकी दक्षता बढ़ जाएगी, आप जन कल्याण के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। और ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपकी सोशल स्किल्स को बेहतर करने में मदद करेंगी। आप बेहतर ढंग से लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उनकी समस्याएं सुन पाएंगे, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना पर उनकी समस्याओं का बेहतर समाधान दे पाएंगे, अच्छे निर्णय ले पाएंगे। अब दोस्तों ये सब बताते हुए फिर आपको बताना है किस प्रकार से ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, और कुछ आप स्टेप्स बताइए किस तरीके से उसको अप्लाई भी किया जा सकता है प्रैक्टिकली। तो अब देखते हैं दोस्तों हमने इसका उत्तर किस प्रकार बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमको इसको डिफाइन करना होगा। ऐसी स्किल्स
जिसकी मदद से हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने खुद के इमोशंस। ऐसी स्किल को कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और उनको नियंत्रित करने या फिर उन पर प्रतिबंध लगाने की जो स्किल है, जो ये कौशल है, इसको हम लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं, या फिर यहाँ पे दूसरा शब्द है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं संवेगात्मक बुद्धिमत्ता। इसके लिए हमारा इस बात से अवगत होना ज़रूरी है कि हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और फिर हमारा व्यवहार वो दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकता है, नकारात्मक रूप में भी और सकारात्मक रूप में भी। अगर हम ये कला सीख लेते हैं कि अपनी और दूसरों की भावनाओं पर हम नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो हम एक बहुत कुशल, बहुत प्रभावी एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और अगर खासकर जब हम किसी दबाव भरी सिचुएशन में होते हैं या किसी विकट परिस्थिति में होते हैं, उस समय ये कला हमारे बहुत काम आती है। इसमें कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। भाई मैं मानता हूँ कि अगर पहली 4 चीज़ें आपको आ गई हैं, सहानुभूति आप रखते हैं, आप में प्रेरणा है कुछ कर दिखाने की, आप अपने आप और अपनी अंतरात्मा के प्रति जागरूक हैं, आप आत्म नियमन कर सकते हैं, तो अपने आप आपका सामाजिक कौशल जो है वो बढ़ जाता है। किसी भी जगह नेतृत्व करने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता या फिर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस किस प्रकार से हमारी मदद करती है डिसीजन मेकिंग में और सोशलाइजिंग में, यानी निर्णय लेने में और सामाजिकीकरण में किस प्रकार इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारी मदद करती है। सबसे पहले जो ऐसे लोग होते हैं जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, उनको इस बात का पता होता है कि अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना है और उसको कैसे मॉडरेट करना है, यानी कैसे उनको नियंत्रण में लाना है और कैसे अपनी भावनाओं को समझना है, उसे सुनना है। किसी भी पब्लिक एम्प्लॉय को जो कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहा हो, टॉलरेंस की, एम्पैथी की, यानी सहिष्णुता की, सहानुभूति की, करुणा की, समर्पण की और विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। और ये सब जो है इमोशनल इंटेलिजेंस से आपके अंदर डेवलप हो सकते हैं। आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अपने आप के ऊपर ध्यान देने में, आत्मज्ञान पे, सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर, सोशल अवेयरनेस के ऊपर और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर, यानी आत्म जागरूकता पे, आत्म प्रबंधन पे, सामाजिक जागरूकता पे और संबंध प्रबंधन पे। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप ये चीज़ें बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर एम्पैथी की बात करें या सहानुभूति की बात करें, जैसे मैंने बताया ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आप समझ सकते हैं कि अगला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और आप स्वयं को उसकी स्थान पर रख के ये चीज़ देख सकते हैं, उसके दृष्टिकोण से देख सकते हैं, और तो आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो एम्पैथी भी एक गुण है जो आपके अंदर अपने आप आ जाएगा, या फिर इसको कल्टीवेट करना आसान हो जाएगा। और एम्पैथी के भी वही सब कंपोनेंट्स हैं जैसे कि सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं, अगर आप में आत्मविश्वास है, तो आप लोगों से बेहतर तरीके से इंटरैक्ट कर पाएंगे, और अगर आप में सहानुभूति है तो आप उनकी समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान कर पाएंगे। फिर दोस्तों बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की या फिर आत्म नियंत्रण की। ये हमारे इमोशंस को काबू करने में हमें मदद करता है। ये हमें एक मेंटल क्लैरिटी देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमें फोकस्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम बेहतर लीडर बन सकते हैं, बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। फिर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ये सेल्फ कंट्रोल की आप बात करें, इसके भी कुछ सब कॉम्पोनेंट्स हैं या कुछ उपघटक हैं, जैसे कि आत्मनियंत्रण, पारदर्शिता, अनुकूलन क्षमता और सकारात्मकता या फिर आशावादी होना। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ भी कहीं ना कहीं मैच करती हैं। फिर जो सोशल अवेयरनेस आती है इमोशनल इंटेलिजेंस से, वो मदद करती है एक लीडर की कि वो अपने समूह के साथ एक गोल निर्धारित करे और उसको अचीव कर पाए। ये एक लीडर की मदद करती है ये डिसाइड करने में कि कहाँ पे पूरी फोर्स लगाई जाए, किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। ये प्रायोरिटीज सेट करने में बेहतर मदद करती है। इसके अंदर भी एम्पैथी, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस और सर्विस ओरिएंटेशन 3 सब कंपोनेंट्स के तौर पर दिखाई देते हैं। फिर दोस्तों जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी हमारी मदद करती है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं तो फिर आप लोगों को लीडरशिप शेयर करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर प्रभावी कार्य कर सकते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मदद करती है आपको रिलेशनशिप्स को बेहतर मैनेज करने में या फिर संबंध का बेहतर प्रबंधन करने में। तो दोस्तों अपना आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। आने वाले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।